नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV रनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में हमारा एक यात्रा वृत्तांत है ओम थानवी जी का, अतीत के दबे पांव। उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो अतीत के दबे पांव, ये कहाँ का उन्होंने वर्णन किया है इसमें कि जो मोहन थानवी है ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं, फलोदी जोधपुर के ही हैं। तो इनकी एक यात्रा थी, पाकिस्तान के एक क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। तो जहाँ वो मिलने वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर मोहनजोदड़ो, इसका नाम क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। वैसे हम सामान्यतः उनको कहते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो वहाँ का वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी जीवन शैली थी, जो सिंधु घाटी वासी जो लोग थे, तो किस प्रकार से उनके जो निवास स्थान है उसका ही सारा वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो उसी का एक अंश है मोहनजोदड़ो। इनका एक यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने यात्रा के वक्त ये लिखा था वृत्तांत, उसी का एक अंश के रूप में ये दिया गया है अतीत के दबे पांव। तो ये अतीत के दबे पांव को पढ़ने से पहले इनका हम थोड़ा परिचय ले लें। ओम थानवी जी का जन्म हुआ है अगस्त 1957 फलोदी, जो कि जोधपुर का एक क्षेत्र है। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई है। वर्तमान में वे हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति हैं। इससे पूर्व में राष्ट्रीय समाचार पत्र जनसत्ता के ये चर्चित जन संपादक रहे हैं। जनसत्ता जो न्यूज़पेपर आता है उसी के ही। इन्होंने कुछ समय JNU में पत्रकारिता के विद्यार्थियों को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया है। वे अभिनेता भी हैं, निर्देशक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। साहित्यिक, फोटोग्राफी, कला, स्थापत्य, पर्यावरण एवं पुरातत्व में उनकी गहरी रुचि रही है। यात्रा वृत्तांत है इनका मोहनजोदड़ो, तो उसी से लिया गया यह गद्यांश। कौन सा गद्यांश? अतीत के दबे पांव। हमारे सम्मुख सरल, सहज और बोधगम्य गद्य की एक श्रेष्ठ उदाहरण है। साथ ही यह यात्रा वृत्तांत अपनी रोचक व सहज साहित्यिक शैली में हमें एक ज्ञान के साथ कई अनुशासनों तथा इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, वास्तु आदि की यात्रा कराता हुआ बोझिलता से, सरासरता से सागर में डुबो देता है। श्री थानवी जी का यह लेखन सृजनात्मक श्रेष्ठ गद्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो का एक अंश है अतीत के दबे पांव। कहाँ का वर्णन है इस बात को आप याद रखेंगे कि इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल का जो उत्खनन कार्य था मोहनजोदड़ो, वहाँ का वर्णन है अतीत के दबे पांव। अभी अभी तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं दुनिया के ही सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। उनकी क्या विशेषता बताई है कि बेहद ही सुनियोजित ढंग से ये शहर का बसाव मिलता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी कि परिपक्व दौर के शहर हैं। ये शहरी सभ्यता थी, ये हमने इतिहास में भी बहुत बार पढ़ा है। खुदाई में और भी शहर मिले हैं कई, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहाँ पर संभव हुई है। बड़े तादाद में यहाँ पर क्या मिली हैं? इमारतें मिली हैं, सड़कें भी हैं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, चाक पर बने हुए चित्रित भांडे, मुहरें, साजो सज्जा का सामान और खिलौने आदि यहाँ पर चीजें मिली हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में यह धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा है। जो मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है वो सभ्यता का केंद्र रहा है। बहुत ही एक सुनियोजित शहर के रूप में ये विख्यात रहा होगा, यानी कि एक तरह की ये राजधानी के रूप में रहा होगा मोहनजोदड़ो। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 25,000 थी। इसकी क्षेत्र की जो आबादी थी लगभग 25,000 के आसपास थी। जाहिर है 5-7 साल पहले
आज भी यह महानगर की परिभाषा को लांघ चुका है, क्योंकि यहाँ की जो महानगरीय जो क्षेत्र हैं उसी समय के जो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करते हैं तो वहाँ ये महानगर की उपाधि पाता होगा। दिलचस्प बात है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। जो सिंधु घाटी की पूरी अगर सभ्यता की बात करते हैं तो वो समतल स्थल पर रहने वाली आबादी के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो उसी का ही एक अंश है, वो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया ताकि सिंधु का पानी बाहर परतर आए उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की एक गली के रूप में इसका वर्णन करते हैं ओम थानवी जी कि मोहनजोदड़ो की यह खूबी है कि आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज भी आप घूम फिर सकते हैं, क्योंकि एक के रूप में ये है विख्यात है ये बात कि वो समकोण उसकी दिशाएं काटती थी। जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उसकी समकोण आपस में काटती हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही आ जाए घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, शहर जहाँ भी था वही अब भी वही ही है, शहर को तो उठा नहीं सकते। आप इनकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर के देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहल सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर आप उसकी गंध महसूस करते हैं कि उनकी गलियां कैसी हैं। मोहनजोदड़ो की एक जो मुख्य सड़क है वो 33 फीट चौड़ी है। शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे आप पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग देखा है। सच में यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार आप उसको झांक रहे हैं। उसके क्या है कि सबसे ऊंचे जो चबूतरा है वहां का एक मोहनजोदड़ो में बहुत ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ है जिसको कहते हैं बौद्ध स्तूप, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने का एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बने ईंटों के दम पर स्तूप का आकार दिया गया है। चबूतरे पर क्या है, भिक्षुओं के कमरे भी हैं। उस पर 1922 में इन्होंने खोज की थी। सबसे पहले राखलदास बनर्जी जब 1922 में वहां आए थे तो इसी जो बौद्ध स्तूप जो हम कह रहे हैं, इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया और उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा के पूर्व के निशान भी हैं। जैसे ही खुदाई शुरू की स्तूप के लिए तो उनको लगा कि कुछ यहाँ पर है जो ईसा पूर्व सदी के कुछ निशान मिलते हैं। तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन पर यहाँ पर व्यापक अभियान शुरू हो गया, किसका, खुदाई का। धीरे धीरे यह खोज सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई और इसी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे का पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार इसको मिल गया। फिर इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि पर्यटक बंगले की एक सर्पीली पगडंडी को पार कर सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे थे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया कि इतनी सुंदरता ये क्षेत्र बना हुआ है। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है और इससे भी रोमांचक है कि न वहाँ का आकाश बदला है न धरती। कितनी सभ्यताएं और इतिहास और कहानियां बदल गई हैं, पर इस ठहरे हुए दृश्य ने हजारों सालों से लेकर पल पर भी एक धड़कन सी उसमें बसी हुई है कि किसी की जगह बारे में कितना भी हम पढ़ सुन सकते हैं, तस्वीरें या वृत्त देखे हों, लेकिन जब हम इसको आंखों से देखते हैं तो बाकी सब तो ठीक है कि पलक झपकना, अपनी यात्रा पांव पर चलना है, बाकी सब तो कदम ताल हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे खास हिस्सा क्या है कि इसमें
एक ऊंचा बड़ा स्तूप वाला एक चबूतरा है मोहनजोदड़ो में, तो उसको इस हिस्से को विद्वान कहते हैं, गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों का सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से थोड़ा दूर बसे हुए होते थे। यह रास्ता भी दुनिया को दिखाया किसने है? मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया है। मोहनजोदड़ो में जो बौद्ध स्तूप की हमने बात की थी कि उसके बारे में क्या कहते हैं, सभी अहम और दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के यानी पश्चिम में है। प्रशासनिक इमारतें, सत्ता भवन, ज्ञानशाला और कोठार है वहाँ यह अनुष्ठित महाकुंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है, जो बौद्ध स्तूप है। इसका जो निर्माण किया गया था, वास्तव में बात यह है कि अपने जो मूल रूप उसका है वो अपने मूल रूप में कम बचा है, बहुत ही नजदीक आ गया है खंडर के। लेकिन बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई वहां पर मिलती हैं कि कल्पना और बरामद चीजों की जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा पर लगाया जा सकता है। यहाँ की विशेषता क्या है कि नगर नियोजन की यह अनूठी मिसाल है मोहनजोदड़ो। इस कथन का मतलब आप एक चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए आप सहज ही भांप सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आज की जो सेक्टर मार्ग कॉलोनियों में हम आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन सेक्टर मार्ग का कॉलोनियों में यह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों के नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। ब्रसीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली से शहर हैं जो आधुनिक शहर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। वैसे ही ग्रिड शैली कौन सी होती है? जो समकोण दिशाओं में काटती हैं। उसी प्रकार से ये शहर भी बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो में क्या है कि एक साक्षर सभ्यता और सुसंस्कृत समाज की स्थापना की है, लेकिन नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका इसमें रही है कि किस प्रकार से उसमें नियोजन तक तो ठीक है, सुसंस्कृत समाज था, शिक्षित समाज था, लेकिन वहाँ की वास्तुकला की कितनी भूमिका रही है। सपूत के स्तूप जो बना हुआ है चबूतरे के पीछे गढ़ और उसके सामने एक उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके नजदीक 5 किलोमीटर दूर ही सिंधु नदी बहती है। इसी कारण से हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। पूर्व की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम आए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर दिखाई देते हैं। दक्षिण में टूटे फूटे घर दिखाई देते हैं, कामगारों की बस्ती है वहां पर, और निम्न वर्ग के जो घर हैं वो ज्यादा मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे, 5000 साल तक टिके होंगे। उनकी बस्तियां बहुत ही दूर रही होंगी, क्योंकि यह क्षेत्र जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर मिले हैं या क्षेत्र मिले हैं, लगभग उनमें एक विशेषता है कि 2 गड्डी क्षेत्र मिलते हैं, 2 क्षेत्रों में विभक्त मिलती है कि एक उच्च वर्ग के लिए थी और एक निम्न वर्ग के लिए मिलती है। हम स्तूप के टीले से महाकुंड का विहार दिशा में उतरे और वहाँ क्या है कि संयोग ही धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम क्या रख दिया? देव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान का एक अनुष्ठान अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई उसकी 7 फुट है। एक बहुत बड़ा उसमें कुंभ मिला है। इसके तीनों तरफ हैं वो साधुओं के लिए कक्ष बने हुए हैं और 2-5 में 8-8 स्नानागार बने हुए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बेहद ही इस बात की प्रसिद्धि रही है, अन्नागार और स्नानागार। इनमें से किसी का द्वार भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह एक अनूठा उदाहरण है। मोहनजोदड़ो में जो जल कुंड मिला है उसकी व्याख्या करते हैं कि इस कुंड की खास बात क्या है कि यहाँ पर पक्की ईंटों का जमाव है और इस कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मिलते हैं। इसमें ईंटों पर चूने और चिरोड़ी गारे का इस्तेमाल मिलता है। सफेद डामर का प्रयोग उसमें किया गया है। अंदाजा लगाने की बात है कि ईसा पूर्व की ये बात है और सफेद डामर का प्रयोग उसमें किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला कुआं है, यानी कि एक कुआं
फिर उसके 2 घेरे और बनाए गए हैं। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। और इसकी खासियत यह है कि यह पक्की ईंटों से बना है और ईंटों से ही इसको ढका गया है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, जो क्षेत्र बना हुआ है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कठोर खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया, यहाँ 9 चौकियों की 3-3 कतारें हैं। उत्तर में गली जहाँ पे बैलगाड़ियां का प्रयोग साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। इसी तरह का कठोर हड़प्पा में भी पाया जाता है। फिर है कि विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती होंगी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आदि उपज की फसलें यहाँ पर होती होंगी। और जो फल है वहाँ पर अंगूर, खरबूजे और खजूर के भी प्रमाण मिले हैं। और झाड़ियों से बेर भी वो जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले गए हैं, उनको परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं मिले कि हम उसकी खेती का मान सकें, लेकिन वहाँ पर सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। तो सूती कपड़ा यानी कि वो कपास से ही बना होगा। दूसरा सूती कपड़ा है वो 3000 ईसा पूर्व का है, जो कि उसके प्रमाण है जॉर्डन में भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, जिससे छालटी, जिसे हम कहते हैं लिलन और ऊन कहते थे, यहाँ सुमेर से कपड़ा आयात निर्यात होता था। शायद सूत उनको निर्यात होता, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप में सदियों हुआ है। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, संभावित है, लेकिन यह इसके परिपक्व प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसमें महाकुंड के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। बीच बीच में उनका एक खुला हुआ दालान मिलता है। 3 तरफ बरामदे हैं, कभी कमरे छोटे बड़े भी रहे होंगे। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों की ज्ञानशालाएं सटी हुई होती हैं। इस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। गढ़ की चारदीवारी को लाकर हम थोड़ा दूसरी बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इन्हें लोग नीचा नगर के नाम से पुकारा जाता है। नीचा नगर, गढ़ यानी कि उच्च लोगों की बस्ती थी, और दूसरा जो हम गढ़ के मुकाबले दूसरी जगह जाते हैं तो उसको नीचा नगर के नाम से बुलाया जाता है। इसमें टीलों का आकार समय के अनुसार घट गया है, लेकिन कहीं कहीं वो जमीन में भी जा मिले हैं। वो टीलों पर वो बस्तियां थी। बस्ती के कुएं लगता है कि मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर ये बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती को रईसों की बस्ती, पूर्व की जो बस्ती है उसको रईसों की बस्ती कहते हैं। हालांकि पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा है, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्व वेदों के संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हल्का दीक्षित की खुदाई। यहाँ के 2 हल्के हैं, यानी कि जिसने यहाँ पर खुदाई करवाई या खोज करवाई तो उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण कर दिया। जैसे हल्का दीक्षित से इनका नाम दे दिया, दीक्षित काशीनाथ का डी के नाम दे दिया। तो यहाँ सड़कें हैं वो घरों के, सड़क के दोनों ओर घर हैं, जैसे ही हम अब देखते हैं वैसे ही यहाँ मिलते हैं। लेकिन सड़क के और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। जैसे मेन रोड पर अपने घर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य जो गेट थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, एक गली होती थी उसमें खुलते थे। इन घरों की केवल पीठ मुख्य सड़क पर होती होगी। ढकी हुई नालियां सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर एक इनका रूप है। हर घर में एक स्नानागार है। घरों के भीतर क्या है, मैल को निकालने के लिए नालियां इनके बनी हुई हैं। फिर नालियां एक बड़े जाल से बन जाती है कि इन घरों का पानी निकला फिर एक सड़क पे दूसरी सड़क पे ऐसे करके एक जाल के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई हैं। नालियां जाल से जुड़ जाती हैं, कहीं कहीं से खुली हैं पर ज्यादातर अब बंद हैं। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उससे भी छोटी गलियां भी हैं। फिर है यहाँ पर इमारतों की एक बढ़िया चीज है जो ध्यान खींचती है, वो है कुआं।
यहाँ पर एक कुआं है। संसार सिंधु घाटी सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं को खोदकर भूजल तक पहुंची है, कि उन्हें पता था कि धरती को खोदने से जल मिलता है। तो इनके अनुसार कम से कम 7 कुएं वहां पर थे। मोहनजोदड़ो का एक कुआं है। नदी, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो ये एक हल्का है जो काशीनाथ दीक्षित के नाम से है, वो है डीके जी, हल्का इन्हीं के हैं। इनके क्या है कि घरों की दीवारें ऊंची मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। और दिलचस्प बात यह है कि दीवारों में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं बनी हुई इन घरों में। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में होती होंगी, यानी कि जो एक घर बन गया वहां पर कोई खिड़की के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी दूसरी मंजिल पर अगर खिड़की होती होगी तो वहां पर बनी होंगी। घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगनों वाले घरों के बारे में ऐसा समझा जाता था। हालांकि अब सभी घर खंडर के रूप में दिखाई देते हैं और दिखाई देने वाली चीजों से सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं, उसके साक्ष्य के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसके बाद क्या है कि उसकी सड़क है वो 2 भागों में बांटती है, मुख्य सड़क और दूसरी सड़क के बारे में। तो 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदवाई करवाई गई थी। यहाँ एक बड़े शहर में घर में कुछ कंकाल मिले हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी वहाँ एक छोटे घर की खुदाई में निकला है। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि संसार में इसी जोड़ की शायद ही कोई दूसरी वस्तु होगी। यह मूर्ति अब कहाँ है? नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहाँ पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना का केंद्र यानी कि पूजा का केंद्र माना जाता है। इसके आमने सामने क्या है? 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ मंजिल की तरफ जाती हुई दिखाई गई है। यहाँ पर माधव स्वरूप वस्त्र हैं, उन्हीं के नाम पर हिस्सा है वीएस हिस्सा। वहाँ पर रंगरेजों का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, यानी कि रंगाई कताई का जो कारखाना है। यहाँ पर रंगाई के बड़े बर्तन मिले हैं बहुत सारे, इस कारण से इसको रंगरेजों का कारखाना कहा जाता है। घरों में छोटे मोटे कमरे हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर यह आश्चर्य होता है। इसका अर्थ यह क्या लगाया जाता है कि बहुत बड़े घर हैं फिर भी उसमें कमरे छोटे छोटे हैं। तो ऐसा आयात लगाया जाता है कि घर की आबादी काफी रही होगी, यानी कि प्रत्येक परिवार के लिए छोटे छोटे कमरे विद्यमान रहे होंगे। फिर है गौर किया कि मोहनजोदड़ो की किसी घर में खिड़कियां, दरवाजों, छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान था। मोहनजोदड़ो उस रोज तेज, इस दिन वो गए, बहुत ही तेज हवा चल रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के दरवाजे या खिड़की से हम गुजरते तो वहां पर साए साए की आवाज आ रही थी। तो मतलब ऐसा वहाँ का जो मौसम है वो दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो में उस समय का मौसम कैसा था। फिर मोहनजोदड़ो में एक जो मूर्ति मिली है नृत्य मूर्ति की लड़की की 2500 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। कला और सुरुचि का महत्व, वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु या पत्थरों की मूर्तियां हैं, मृद भांड हैं, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां हैं, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने हैं, उनके केश विन्यास है, उसमें वो दिखाया गया है। तो सभ्यता की खूबी उसका क्या है? सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर वो क्या है? समाज पोषित दिखाया गया है। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह हम उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घरों में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी मिली हैं, जो सुइयां जो हम घर में प्रयोग करते हैं। खुदाई में तांबे और कांसी की तो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को तो सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी के काम आती होंगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो नाम से एक प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर जो मूर्ति मिली है उसके बदन पर क्या मिला है? आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला उसमें दिखाया गया है। तो ये सुइयां वो काश्तकारी के काम में आती होंगी।
आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की एक खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत, तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकर मानते हैं कि शायद दरियां बुनी जाती होंगी उस समय में। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो खुदाई बंद कर दी गई है कि जितनी खुदाई होनी थी उसके आसपास हो गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचा कर रखना है तो अपने आप में बड़ी चुनौती है कि उनको किस प्रकार से बचा कर रखा जाए। तो वहाँ का जो क्षेत्र है किस प्रकार का है, किस प्रकार के गढ़ी पूर्व किले के प्रमाण मिले हैं, वहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ पर जो कुएं के प्रमाण मिले हैं, रंगाई छपाई के या कृषि से संबंधित फसलों के फलों के प्रमाण मिले हैं, उसका विवेचन इसमें मोहन ओम थानवी जी ने किया है अतीत के दबे पांव में। तो मुझे आशा है आपको ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्वयं भी इसे पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।